दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का कंप्लीट सोल्यूशन फॉर द एग्जाम CSIR नेट सितंबर 2022। इस वाले सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप वीटेज देखोगे तो भर भर के वीटेज है। पार्ट बी में 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से 6 क्वेश्चंस पर्टिकुलरली एनालिसिस पार्ट के हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने टोपोलॉजी में इंक्लूड करके दिया है, बट वी कैन सॉल्व बाय कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एनालिसिस, तो मैंने उसको इसमें इंक्लूड करा हुआ है ना। तो पार्ट बी 21 मार्क्स का पूछा गया है। पार्ट सी से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि 4.75 मार्क्स ईच। तो जो टोटल वेटेज है ना, वो 47.5 मार्क्स का है इस बार के एग्जाम में। तो टोटल जो वेटेज रहा है वो टोटल 68.5 मार्क्स का है। यानी कि अगर आपने रियल में 50 नंबर भी ले लिए तो आपका एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हो। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, लेट डी डिनोट अ प्रॉपर डेंस सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस X. Suppose that f from D to R is a uniformly continuous function for P belongs to X. Let B and P denote the balls of radius 1 by n and centered at P. तो और इन्होंने एक साइड WP दे रखा है, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोजर ऑफ f ऑफ balls of radius 1 by n centered at P. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आप जब भी आप मैट्रिक स्पेस देखते हो या कॉम्पैक्टनेस देखते हो, डेंसनेस देखते हो, आप थोड़ा डर जाते हो। तो क्या करो, आप अपनी मर्जी से सबसे इजीएस्ट फंक्शन चूज करो। लेट सपोज मैंने f को लिया q, इसको मैंने मान लिया d, इधर से लेकर के मैंने लिया r पे एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैप। तो अगर मैं fx को x चूज करूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रैशनल, तो क्लियरली दिस इज अ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैप। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास जो ये BNP है, BNP को देखने का तरीका क्या है? BNP इज द कलेक्शन ऑफ ऑल x, और आपकी जो ये D मैट्रिक है ना, आप D को ले लो यूजुअल मैट्रिक। सो लेट्स से D ऑफ x, y इज द यूजुअल मैट्रिक x माइनस y का मॉड, सबसे इजीएस्ट मैट्रिक। जब आप ये लोगे तो आपका x में वो सारे मेंबर्स आएंगे D से, D यानी कि रैशनल से, जिनकी डिस्टेंस P से लेस देन 1 बाई n होगी। तो अगर आप इस बॉल को ओपन करोगे तो बेसिकली ये बॉल क्या होगी, P माइनस 1 बाई n से लेकर के P प्लस 1 बाई n इंटरसेक्शन रैशनल, क्योंकि आप जो पॉइंट कलेक्ट कर रहे हो वो रैशनल से कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस WP की बात करूं तो जो मेरा फंक्शन है ना, वो द फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन, तो हर एक पॉइंट को सेल्फ मैप करेगा। तो अगर आप f ऑफ BNP निकालोगे तो ये इसकी जो रेंज होगी BNP की, ये सेम ही आ जाएगी। तो इट विल बी P माइनस 1 बाई n टू P प्लस 1 बाई n, क्योंकि फंक्शन मेरा आइडेंटिटी मैप है, हर एक पॉइंट को सेल्फ इमेज कर रहा है। उसके बाद WP अपने को गिवन है, द WP इज इंटरसेक्शन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी f ऑफ BNP का क्लोजर। तो किसी भी ओपन इंटरवल का जो क्लोजर होगा रियल एनालिसिस में आप जानते हो या रियल केस में आप जानते हो, इट विल बी इंटरसेक्शन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी P माइनस 1 बाई n टू P प्लस 1 बाई n का क्लोज इंटरवल, ये आएगा। अब इस WP को हमें ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप देखो इस WP के लिए, अगर मैं इस WP को थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो यू विल बी गेटिंग इट इज लाइक क्लोज इंटरवल P माइनस 1 टू P प्लस 1, अगर आप n की वैल्यू 1 लोगे, इंटरसेक्शन P माइनस 1 बाई 2 टू P प्लस 1 बाई 2, इंटरसेक्शन P माइनस 1 बाई 3 टू P प्लस 1 बाई 3, क्लोज इंटरवल, इंटरसेक्शन सो ऑन। तो जब ये इंटरसेक्शन आप ले रहे हो तो आपके जो ये इंटरवल है ना, ये श्रिंक हो रहे हैं और एक दूसरे में कॉन्टेंट है, दिस कॉन्टेंट्स दिस, दिस कॉन्टेंट्स दिस। अगर मैं रियल लाइन पे ड्रॉ करके देखूं तो पहला इंटरवल क्या है, जैसे मान लो कि आपका कोई पॉइंट P यहां पर है, तो ये हो गया आपका P माइनस 1 से लेकर के P प्लस 1। फिर अगर आप P माइनस 1 बाई 2 बनाओगे तो ये आएगा P माइनस 1 बाई 2 से लेकर के P प्लस 1 बाई 2, फिर P माइनस 1 बाई 3 से लेकर के P प्लस 1 बाई 3। तो ये ऐसे श्रिंक हो रहे हैं। तो जब आप लास्ट में जाओगे तो यू विल बी गेटिंग ओनली सिंगलटन पॉइंट P। तो इस एग्जाम्पल F के लिए आई एम गेटिंग माई WP इज अ सिंगलटन P, और आपने जो ये डिफाइन करा है, यू आर चूजिंग योर P फ्रॉम योर X, X यानी कि आपका जो
ग्लोबल स्पेस है, ये आपका कंप्लीट जो आपका जो आपका फुल स्पेस है। तो यहां पर जो x है ना, दैट इज चूजन एज अ रियल नंबर। अब आ जाओ ऑप्शंस पे। सो ऑप्शन नंबर 1 है WP मे बी एम्प्टी फॉर सम p इन x। अगर मैं ये f चूज करूं तो माई WP इज नॉन एम्प्टी फॉर एनी p, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज माई WP अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल दिस इज p फॉर f बराबर x फॉर ऑल x, या f एट x बराबर x फॉर ऑल x। WP इज नॉन एम्प्टी फॉर एवरी p इन x एंड दिस कंटेंट इन FD। D क्या है? रैशनल नंबर। तो अगर मैं यहां पर आप देखोगे मैं अपना f ऑफ q निकालूंगा तो f ऑफ q मेरे पास q आएगा, क्योंकि फंक्शन मेरा क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। सो WP इज नॉन एम्प्टी फॉर एवरी p इन x एंड इज कंटेंट इन FT। तो यहां पर अगर मैं W ऑफ रूट 2 निकालूंगा तो W ऑफ रूट 2 कितना आएगा? रूट 2। क्या ये FD में कंटेंट है? FD क्या है? रैशनल। क्या रूट 2 रैशनल है? नो। तो ये भी गलत। ऑप्शन डी WP इज एम्प्टी फॉर सम p एंड सिंगलटन फॉर सम p। आप देख रहे हो कि ये किसी भी p के लिए मेरे पास एम्प्टी नहीं आ रहा अकॉर्डिंग फॉर दिस एग्जांपल। अगर मैं f को आइडेंटिटी फंक्शन चूज करूं तो अगर क्वेश्चन सही है, सो माय ऑप्शन दिस विल बी द ओनली ट्रू ऑप्शन, दिस विल बी द ओनली ट्रू ऑप्शन। ठीक है, और सेम प्रोसीजर रहेगा अगर आप इसको मतलब वैसे भी देखोगे तब भी ये सेम ही आंसर देगा अगर आप जनरलाइज भी करोगे तो, है ना। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक सेकंड आते हैं, एक सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो जब भी आप सिंगल करेक्ट ऑप्शन डील करते हो ना, तो आपको अगर एक ट्रू मिल जाए तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ना बाकी ऑप्शंस पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन सेज fn फ्रॉम क्लोज 0 1 to r बी गिवन एज fnt बराबर n + 2 n + 1 t पावर n 1 - t फॉर ऑल t इन 0 1। तो इसके लिए आप जैसे आप सोचना चाहो वैसे सोचो, जो आपको बेटर लगे। जैसे मुझे बेटर लगता है mn टेस्ट। आप चाहो तो मतलब ये भी सोच सकते हो कि जो fn है ना, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो सारे के सारे रीमान इंटीग्रेबल होंगे। अगर ये कॉन्वर्ज करेगी और लिमिट अगर यूनिफॉर्म होगी तो आप इंटीग्रेशन को और लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो। और अगर लिमिट और इंटीग्रेशन इंटरचेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस द कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। तो fnt आपको गिवन है n + 2 n + 1 t पावर n 1 - t। क्लियरली यू कैन फील कि fn 0 और fn 1 ये आइडेंटिकली ये 0 हो जाएंगे। अगर आप इसके अलावा किसी और पॉइंट पे भी देखोगे तो fnt जो होगा n + 2 n + 1, तो दिस इज लाइक अ पॉलिनोमियल पार्ट, but this t power n 1 - t, this is a fixed constant, but this is a exponential part. This is exponential if you choose your t from open 0 open 1। तो जब भी एक्सपोनेंशियल होगा ना और पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई कराओगे और ओपन 0 ओपन 1 के बीच में हो या -1 से 1 ओपन के बीच में हो, तब भी ये इसको 0 पे ले जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने t को लिया होता 1/2, तो क्या होता fn 1/2 n + 2 n + 1 1/2 पावर n इंटू 1/2। तो जब n इंफिनिटी पे जाएगा तो ये वाला पार्ट इसको 0 पे लेके जाएगा, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होगी इन पॉलिनोमियल से बहुत ज्यादा होगी, या आप लोपितल रूल लगा के भी ला सकते हो। सो दिस गोज टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहां से आप फील कर पा रहे होगे कि आपका जो fn है fnt दैट विल कन्वर्ज टू द फंक्शन f of t which is 0 for all t belongs to closed 0 closed 1। यानी कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज कर रही है। अब बात आती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अलग अलग तरीके हैं ना, आप जैसे चाहो वैसे सोचो। अगर मैं mn टेस्ट से जाऊं तो लेट्स फाइंड इट्स mn क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ fnt माइनस के ft विच इज 0 ओवर द इंटरवल क्लोज्ड 0 क्लोज्ड 1। तो ये मेरा mn होगा। तो अगर मैं यहां पर fn डैश t फाइंड करूंगा तो n + 2 n + 1 t की पावर n का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आएगा n t की पावर n - 1 माइनस n + 1 बाहर आएगा t की पावर n।
ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा. इट इज सेम एज n प्लस 2 n प्लस 1 टी की पावर n माइनस 1 कॉमन n माइनस n प्लस 1 इंटू टी बराबर, अगर मैं जीरो देखूंगा तो ये किस पे जीरो होगा, अगर मेरा t जीरो हो या n अपॉन n प्लस 1. It will be positive if my t is less than n upon n plus 1. It will be negative if my t is bigger than n upon n plus 1. तो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट है, जीरो और जीरो और ये. क्लियरली जीरो पे तो आपको सुप्रीमम मिल नहीं रहा, क्योंकि fn जीरो कितना है, जीरो है, क्योंकि ये क्वांटिटी किसके बराबर है, सुप्रीमम ओवर द इंटरवल 0 to 1. fn पॉजिटिव ही है तो आप मॉड हटा सकते हो, ft जीरो है तो इट विल बी fn t ओनली. ठीक है, तो जीरो पर तो सुप्रीमम आपको नहीं मिल रहा, और जीरो यहां से भी गारंटेड नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये क्लियर नहीं है. बट यहां से एक चीज देख सकते हो कि जो डेरिवेटिव है ना, यू कैन फील fn dash t changes its sign from positive to negative at point t बराबर n upon n plus 1. क्योंकि देखो n ओवर n प्लस 1 पे जीरो है, n ओवर n प्लस 1 से पॉजिटिव है उससे पहले, और उसके बाद में नेगेटिव है. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये जो आपका पॉइंट होता है ये मैक्सिमा का पॉइंट होता है. दिस इंप्लाइज t इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो अगर ये मैक्सिमम पॉइंट होगा तो आपको जो fnt मिलेगा, आपको जो mn मिलेगा वो आपको मिलेगा fn एट n अपॉन n प्लस 1. ये कितना है, n प्लस 2 n प्लस 1, e की पावर n करोगे तो n की पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर n, क्योंकि ये था t की पावर n, तो t की जगह पे ये पुट करोगे तो n प्लस 1 की पावर n इंटू 1 माइनस टी, यानी कि 1 माइनस के n अपॉन n प्लस 1. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्लियरली इधर एलसीएम लोगे तो आपके पास नीचे n प्लस 1 बचेगा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास आएगा n प्लस 2 ओवर 1 प्लस 1 बाय n की पावर n, ये आपके पास आएगा. एक सेकेंड, क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक परफॉर्म करी है, t पावर n, फाइन, t की वैल्यू n ओवर n प्लस 1, फाइन. ठीक है, कूल, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं. तो mn इज fn ऑफ n ओवर n प्लस 1, t की जगह पे n प्लस n बाय n प्लस 1, n प्लस 2 n प्लस 1, t की पावर n की n की पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर n. ठीक है, तो एक तो आप ये देख सकते हो कि ये जीरो पे नहीं जा रही, ये जीरो पे नहीं जा रही, तो आपका जो mn है वो कन्वर्ट जीरो पे नहीं जा रहा. सो दिस इंप्लाइज कि fn does not converge uniformly to f, does not converge uniformly to f. ठीक है, तो अगर मैं आंसर पे आऊं, f the sequence fn converge uniformly, no, the sequence fn converges pointwise but not uniformly, true. अगर एक क्वेश्चन, एक आंसर ट्रू मिल गया ना, आपको बाकी के वेरीफाई नहीं करने हैं एग्जामिनेशन हॉल में. आप भले घर आके चेक करना चाहो कर लो, बट एग्जामिनेशन हॉल में तो मत चेक करना. The sequence fn diverge on close 0 1, no, it is converging pointwise to 0 for all t belongs to close 0 close 1. ठीक है, और एक ऑप्शन ट्रू हो गया ना तो बाकी के ट्रू नहीं होंगे. आप इसको वेरीफाई करोगे ना तो ये मैच नहीं करेगा. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn t, ये इससे मैच नहीं करेगा. आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो. तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल 0 to 1 fn t dt, और यहां पे मैं लिखता हूं 0 to 1 लिमिट fn t dt एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. क्लियरली ये पार्ट तो जीरो है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा n प्लस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, n प्लस 1 को बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अंदर क्या बचेगा t की पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस t की पावर n प्लस 1, यानी कि t की पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1. तो ये आपके पास आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
n प्लस टू एन प्लस वन, वन बाई एन प्लस वन माइनस के वन बाई एन प्लस टू। एलसीएम लोगे तो n प्लस टू में से n प्लस वन जाएगा तो आपके पास वन बचेगा और ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये आएगा वन और ये आएगा जीरो, तो ये दे विल नॉट मैच। सो आपका जो ऑप्शन होगा सिर्फ बी करेक्ट होगा। द सीक्वेंस fn converges पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिपीटेड प्रॉब्लम फ्रॉम IIT जैम एग्जामिनेशन। इसमें भी आप देखोगे कि आपको बस ये देखना है कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आपको सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है एंड दे आर आस्किंग कंसीडर द सीरीज summation n is running from 3 to infinity a to the power n upon n to the power b log base e n की power c for abc in rk does not for which values of abc in r does the series not converge। तो अगर मैं यहाँ पे सी ऑप्शन पे डायरेक्टली आऊं, क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम है, आपको डिस्कार्ड करना है। अगर मैं ए को लू वन, बी को लू वन और सी को लू माइनस वन, क्योंकि सी ऑप्शन क्या है, ए बराबर वन, वन इज बिगर देन और इक्वल टू बी इज बिगर देन और इक्वल टू जीरो, एंड सी को चूज कर लेते हैं एन टू द पावर, सी को चूज कर लेते हैं माइनस वन। चाहो तो आप बी को जीरो पुट कर लो तो ये और आसान बन जाएगा। तो ये सीरीज क्या बनेगी, एन इज रनिंग फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी, ए खत्म हो गया, ए की वन की पावर एन वन, एन की पावर जीरो वन, आपके पास आएगा लॉग एन, क्योंकि सी को आपने माइनस वन लिया है। तो ये तो क्लियरली डाइवर्जेंट है ना, क्योंकि यही जीरो पे नहीं जा रहा। तो जब कोई सीरीज कॉन्वर्ज करती है तो उसकी जो एसोसिएटेड सीक्वेंस होती है वो जीरो पे जाती है, और अगर ये जीरो पे नहीं जा रहा तो ये सीरीज कन्वर्ज नहीं कर सकती। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आई गेस 5 या 4 होगा। सपोज a n and b n are two bounded sequences of real numbers. Which of the following is true? लिमिट सुपीरियर ऑफ a प्लस माइनस वन की पावर n bn बराबर लिमिट सुपीरियर ऑफ a n प्लस मॉड्यूलस ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ b n। तो देखो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं CSIR नेट वाले, तो आपको यहाँ पे जितने आप ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और आपको चार में से एक अगर सही मिल गया देन यू आर करेक्ट। देखो यहाँ पे a n और b n दो बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, तो पहले मैं a n प्लस बी एन का बिहेवियर, a n प्लस माइनस वन की पावर n बी एन का बिहेवियर देख लेता हूं। तो ये सीक्वेंस क्या होगी, इट विल बी a n प्लस बी एन इफ n इज इवन नंबर, इट विल बी a n माइनस बी एन इफ n इज एन ऑड नंबर। तो यहां से अगर मैं एक एग्जांपल जनरेट करूं, सपोज a n को मैंने लिया वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन एंड सो ऑन, और बी एन को मैंने लिया ये माइनस वन, जीरो और वन। एक काम करते हैं, इसको जीरो लेते हैं, आई विल एक्सप्लेन वाई। माइनस वन जीरो, माइनस वन जीरो एंड सो ऑन। अगर आप a n प्लस माइनस वन की पावर n बी एन करोगे तो पहला टर्म सबट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, फिर ऐड करोगे तो माइनस वन आएगा, फिर सबट्रैक्ट करोगे तो 2, ऐड करोगे तो माइनस वन, 2 माइनस वन एंड सो ऑन। ये ऐसी बनेगी। अब यहां पर है ना, इस एग्जाम्पल में मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो मैंने एग्जाम्पल जनरेट किया है इसमें लिमिट सुप ऑफ an क्या है, किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या होता है, उसका लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। तो an के पास दो ही लिमिट पॉइंट है, वन एंड माइनस वन, तो लिमिट सुपीरियर विल बी वन। लिमिट सुपीरियर ऑफ bn कितना होगा, bn में माइनस वन और जीरो में कौन सा बड़ा, जीरो, तो इसका लिमिट सुपीरियर हो गया वन। लिमिट सुप ऑफ an प्लस माइनस वन की पावर n bn कितना होगा, तो an प्लस माइनस वन के बाद bn में जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वो 2 है। अब ऑप्शंस पे आते हैं ना। फर्स्ट ऑप्शन लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस, ये कितना है 2, लिमिट सुप ऑफ an कितना है 1, लिमिट सुप ऑफ bn का मॉड करोगे तो 0 का मॉड आएगा, तो ये 0 ही होगा। क्या ये बराबर होंगे, नो, तो ये ऑप्शन गया। लिमिट सुप ऑफ an प्लस माइनस वन की पावर bn इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दिस, तो ये कितना है 2, ये कितना है 1, ये कितना है 0, क्या 2 1 से छोटा है, नहीं, ये गया। ऑप्शन डी पे आते हैं।
लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस माइनस वन की पावर एन बी एन मे नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर ए एन बाउंडेड है बी एन बाउंडेड है तो ए एन प्लस माइनस वन की पावर बी एन एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की ये खास बात होती है कि ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, चाहे फाइनाइटली करें चाहे इनफाइनाइटली करें। अगर बाउंडेड सीक्वेंस होगी तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा और अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी तो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, बट एग्जिस्ट जरूर करेगा। मतलब ऐसा नहीं आ सकता कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ना करे या यूनिक वैल्यू ना मिले। सो ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो वैसे गलत रहेगा। अगर क्वेश्चन सही है सो दिस ऑप्शन विल बी ट्रू, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल क्रिएट करना बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो अच्छा प्रॉब्लम है ना, इसमें अगर आपको कुछ चीजें पता है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है x में वो सारी सीक्वेंसेस आ रही हैं जो 0 1 पे डिफाइंड है और जिनका लिमिट सुपीरियर 1 है। तो देखो xn जो है, अगर देखो आपको किसी भी सेट की कार्डिनलिटी देखनी है तो मेरा वंडा क्या है कि मैं एक आर्बिट्री मेंबर ले लूंगा और देखूंगी मेरी चॉइसेस किसके ऊपर वेरी कर रही हैं। तो सपोज आपने क्या करा, एक xn पिक करी सेट x, इसका मतलब क्या होगा कि xn एक सीक्वेंस है जो नेचुरल नंबर से लेकर के 0 1 पे डिफाइंड है, क्योंकि xn के टर्म्स क्या है 0 1। सेकेंडली व्हाट वी हैव गिवन दैट लिमिट सुपीरियर ऑफ xn इज 1। तो आपकी जो सीक्वेंस है उसमें दो ही टर्म्स आ रहे हैं 0 1 0 1 0 1। तो लिमिट सुपीरियर क्या होता है, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट या सुप्रीमम ऑफ ऑल सबसीक्वेंशियल लिमिट्स। सो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट, क्योंकि मैं दो ही है तो मैं लार्जेस्ट निकाल सकता हूं। अगर मैं लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट देखूंगा किसका, ऑफ ए एन का, और ए एन के टर्म्स में 0 है या तो 1 है, तो इसके लिमिट पॉइंट क्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। तो ए एन का लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट 1 कब आएगा, सो दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ xn इज इक्वल टू 1 फॉर इनफाइनाइटली मेनी n। फॉर इनफाइनाइटली मेनी n, अगर इनफाइनाइटली मेनी n के लिए 1 नहीं हुए ना तो 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए चॉइसेस क्या हो रही है, दैट मींस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट a which is infinite subset of natural numbers such that xn is equal to 1 for all n belongs to a। तो मेरी जो चॉइसेस है ना, देखो ये क्वेश्चन उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से पूछा है कि अगर आपको पता भी है कि नेचुरल नंबर के फाइनाइट कार्डिनलिटी के सबसेट कितने होते हैं, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के सबसेट कितने होते हैं, तब भी आप इसमें फंसोगे, क्योंकि आप पहले इसको लेकर के आओगे उस फॉर्म में ना, वो मेन पार्ट है। कॉन्सेप्ट वही है, बट इनका लॉजिक, इनका तरीका पूछने का बहुत ही तगड़ा आप कह सकते हो। तो आप मुझे एक xn चूज दोगे तो मुझे क्या चाहिए, एक इनफाइनाइट सबसेट चाहिए नेचुरल नंबर का, जिसके लिए मैं n को a में से पिक कर सकूं। तो इस x के पास कितनी चॉइसेस होंगी, जितने नेचुरल नंबर के पास इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के सबसेट बैठे। सो कैन आई से दैट कार्डिनलिटी ऑफ x इज सेम एज नंबर ऑफ subsets of natural numbers with infinite cardinality। और ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए ना, ये कितने होते हैं 2 पावर n इफ नॉट, दिस इज एन अनकाउंटेबल सेट। तो जो x होगा वो एक अनकाउंटेबल सेट बनेगा, जो x होगा वो एक अनकाउंटेबल सेट बनेगा। अब जो ऑप्शन बी y है ना, जो मतलब जो y सेट है वो भी इसी पे डिपेंड करता है। चलो y में क्या है, वो सारी सीक्वेंसेस आ रही है 0 1 की जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो y सेट क्या है, वो सारी सीक्वेंसेस जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एंड xn जो आ रही है वो 0 1 से ही आ रही है। तो यहां पे मैं एक चीज और लिखता हूं, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशन। xn is convergent if and only if limit superior of xn is same as limit inferior of xn is equal to some finite number, and that finite number will become limit of xn।
तो लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, जब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर अलग अलग होंगे, और आपकी सीक्वेंस जो आ रही है वो 0 1 में से आ रही है, तो उसके पास दो ही पॉसिबल लिमिट पॉइंट है। तो अगर आप मुझे एक मेंबर दोगे, लेट्स सपोज एक्स एन बी एनी मेंबर ऑफ वाई, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज limit superior of xn will be 1, will not be equal to 0, and 0 will be equal to limit inferior of xn। और लिमिट सुपीरियर xn 1 कब बनेगा, जब 1 इसका लिमिट पॉइंट आएगा, और 0 कब बनेगा लिमिट इंफीरियर, जब 0 भी इसका लिमिट पॉइंट आएगा। तो यू कैन से दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली 0 and 1 both are limit point of xn। बट इसका मतलब क्या है, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट ए infinite subset of natural number and a complement is also infinite such that xn बराबर 1 for all n belongs to a and xn बराबर 0 for all n belongs to a complement। तो y की कार्डिनलिटी उन सबसेट्स के बराबर होगी जो इनफाइनाइट भी है और कॉम्प्लीमेंट भी इनफाइनाइट है। तो कार्डिनलिटी ऑफ y क्या होगी, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सबसेट्स of n which have infinite complement। तो ये इसका करेक्ट लॉजिक होगा। तो ऐसे सेट भी कितने होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो इट विल बी 2 पावर l if naught, और नहीं याद है तो इट इज अ सिंपल एक्सरसाइज, आप ट्राई करो प्रूफ करने के लिए। तो आप पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ब्रेक करो 3 पार्ट में, फाइनाइट कार्डिनलिटी, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी, या फाइनाइट कार्डिनलिटी, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट, इनफाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। तो वहां से आप प्रूफ कर सकते हो ना। मैं आपको हिंट देता हूं उसको प्रूफ करने के लिए। हिंट क्या है, आप पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ब्रेक करोगे किसमें, पावर सेट ऑफ फाइनाइट कार्डिनलिटी यूनियन पावर सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट यूनियन पावर सेट ऑफ इनफाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। मतलब वो सारे सबसेट जो फाइनाइट होंगे, वो सारे इनफाइनाइट सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, वो सारे इनफाइनाइट सबसेट जिनका इनफाइनाइट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आपको ये प्रूफ करना है कि दिस सेट विल बिकम एन अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो इसके जो आंसर्स हो जाएंगे एक्स और वाई दोनों ही अनकाउंटेबल होंगे। तो डी विल बी द ट्रू वन, एक्स एंड वाई आर अनकाउंटेबल। आई होप इट्स फाइन टू ऑल। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। This problem is also a repeated problem from IIT JAM examination. ये प्रॉब्लम भी IIT JAM में एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि an बराबर n प्लस n इनवर्स, और फिर उसमें ऑप्शन है कि इट डज नॉट कन्वर्ज, और कुछ ऑप्शंस है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ इस टाइप के ऑप्शंस है। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है, तो कन्वर्ज तो कर ही जाएगी। देखो, मैं कंसीडर कर रहा हूं उसकी मॉड वाली सीरीज, मॉडुलस ऑफ -1 की पावर n प्लस 1 a n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये कितना है आपके पास, समीशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 ओवर n फैक्टोरियल। तो ये आपके पास एक्चुअल सीरीज आ गई। तो सीरीज को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लेट्स से वी आर गोइंग विद द रेशियो टेस्ट। अगर मैं रेशियो टेस्ट लगाऊं तो ये मेरी जो सीक्वेंस है ना, ये मेरी ए एन की तरफ काम करेगी। तो मुझे चेक करना होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 2 प्लस 1 बाय n प्लस 2 बाय n फैक्टोरियल, सॉरी n प्लस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन यानी कि an प्लस 1 अपॉन an। तो ये n प्लस
1 बाई एन। तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, इट इज सेम एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से मैं n+1 बाहर निकालूंगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, n+2 प्लस 1 बाय n+2 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+1 by n। I will be having this much quantity in my hand, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो आई विल बी हैविंग, ओके, रेशियो टेस्ट से जाने से बेटर है कि मैं एक काम करता हूं, लेट्स नॉट गो विद द रेशियो टेस्ट, लेट्स गो विद द जनरल प्रोसीजर, लेट्स गो विद द जनरल प्रोसीजर। तो अगर मैं इसकी मॉड वाली सीरीज ले रहा हूं तो ये मेरे पास क्या आएगी, समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, n फैक्टोरियल डिवाइड इसमें, तो n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड 1 बाय n फैक्टोरियल प्लस 1 बाय n प्लस 1 इसमें लगाओगे तो 1 बाय n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आएगा, समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 1 बाय n+1 फैक्टोरियल। तो ये क्या है, आप देख पा रहे हो, दिस इज अ सम ऑफ 3 कॉन्वर्जेंट सीरीज, सम ऑफ 3 कॉन्वर्जेंट सीरीज, क्योंकि 1 अपॉन 1 - n फैक्टोरियल e पे कन्वर्ज करेगा, 1 बाय n फैक्टोरियल जो है आपका e-1 पे कन्वर्ज करेगा, 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल जो है वो e-2 पे कन्वर्ज करेगा, है ना। सो ये भी सीरीज कॉन्वर्जेंट है, ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है, ये एज अ सीरीज कॉन्वर्जेंट है, बिकॉज वी नो ना दैट समेशन 1 बाय n फैक्टोरियल इज कॉन्वर्जेंट। So this is a sum of 3 convergent series, hence this modular series is convergent, hence this series is absolutely convergent। So ये जो series है ना, ये absolutely convergent है, और absolutely convergent है तो converge भी कर रही है। तो जब भी आपके पास कोई absolutely convergent series होती है तो आप टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हो। Now let's try to find its limit। तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, it does not converge। Let's try to find the limit। तो आपके पास है समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n+1 1 बाय n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाय n फैक्टोरियल प्लस 1 बाय n+1 का फैक्टोरियल। आप इसके टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हो ना। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको लिखोगे तो ये क्या आएगा, पहले आप 1 लिखोगे तो 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस में 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो क्लियरली ये एक एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज है, और एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज में आप टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हो। तो जब आप रीअरेंज करोगे तो मैं पहले वाले को एक साथ लिख रहा हूं, ये क्या आएगा मेरे पास 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड ये मैंने पहला वाला लिखा। नेक्स्ट प्लस में 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये वाला आएगा मेरे पास 1 बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसमें मैंने 1 ऐड करा 1 सब्ट्रैक्ट करा, 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय माइनस के 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस के 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। अब क्लियरली ये जो एक्सप्रेशन है ये ई इनवर्स का एक्सप्रेशन है, ये है आपके पास ई इनवर्स ऑफ +1 का, सॉरी ये है 1 माइनस ई इनवर्स का, और ये पहला वाला और ये दोनों सेम है तो इट इज ऑल्सो ई इनवर्स। तो एक ई इनवर्स से एक इनवर्स कटेगा, आपके पास आएगा 1 प्लस ई इनवर्स। ये अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो आप क्या करो, e की पावर x को लिख लो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहां पर आप e की पावर -1 पुट करो, e की पावर 1 पुट करो, माइनस e की पावर -1 पुट करो, आपको सब कुछ नजर आ जाएगा, ठीक है।
So this I am leaving it to you. It is a simple observation. तो आपकी जो लिमिट होगी वो E इनवर्स प्लस 1 होगी. So ये आपका ट्रू होगा, E इनवर्स प्लस 1. It converges to E इनवर्स प्लस 1. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है यूनिट 2 क्वेश्चन आईडी 318, यानी कि ये टोपोलॉजी का प्रॉब्लम है. पार्ट यूनिट 1 में तो नहीं पूछा गया. तो इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस बेसिक रियल एनालिसिस पता हो, you can solve. Let X be a connected metric space with at least 2 points in the following. Following is necessarily true. Which of the following is necessary true? तो जब आप ये क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिखाता हूं, है ना, क्वेश्चन ये. तो जब आप क्वेश्चन ये देखते हो तो आपके मन में क्या आएगा? Let X be a connected metric space. सबसे इजी एग्जांपल कौन सा आएगा आपके मन में? R का. With at least 2 point, तो आपके पास R आएगा अंडर यूजुअल मैट्रिक. यूजुअल मैट्रिक मतलब डिस्टेंस कैसे देखोगे? D of xy एज अ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y. अब ऑप्शन ए, x has finitely many points. क्या R के पास finitely many points हैं? नो. X has countably many points but not finite. क्या ये काउंटेबल है? X has uncountably many points and option D no such exists. तो मैंने तो आपको ये एग्जिस्ट करा दिया ना R. तो A गलत हो गया, B गलत हो गया, D गलत हो गया, तो क्वेश्चन कौन सा होगा? C सही होगा. तो कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम भी आप नजरअंदाज मत करा करो, ये प्रॉब्लम आपको 3 नंबर दे जाएंगे. चलो चलिए अब पार्ट सी के क्वेश्चंस पे आते हैं ना. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पार्ट सी का. इसमें आप देखोगे ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी मैट्रिक स्पेस का है, बट अगर आपको नॉलेज है आर की तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा ना. और अगर थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी है और एनालिसिस में इंक्लूडेड है ये पार्ट, है ना, सेपरेटली उन्होंने सिलेबस में मेंशन करके रखा है मैट्रिक स्पेसेस. Let x comma d be a finite non-singleton metric space. Which of the following statements are true? तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना मैट्रिक स्पेस की, तो कोई भी फाइनाइट मैट्रिक स्पेस हमेशा डिस्क्रीट मैट्रिक बन जाता है. डिस्क्रीट मैट्रिक मतलब सारे ही सबसेट्स ओपन बन जाते हैं उसमें. तो इसको आप कैसे देख सकते हो? लेट सपोज मैं x को मान लेता हूं. सपोज माय x लुक्स लाइक x1 x2 xn. ठीक है, कोई भी जो मैट्रिक स्पेसेस होते हैं ना, वो सारे के सारे हॉसडॉर्फ होते हैं. हॉसडॉर्फ मतलब आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को 2 डिसजॉइंट बॉल से सेपरेट आउट कर सकते हो. तो अगर आपको मैं ये लूं, बॉल सेंटर्ड एट डिस्टेंस xi xj डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड बाय 1/4 लेट सपोज, और सेंटर ले लूं मैं xi पे. तो जब आप xi से सेंटर मान करके xi और xj के बीच की डिस्टेंस का 1/4 रेडियस लोगे ना, सो दिस बॉल विल बी कंटेन्ड इन xi ओनली. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मुझे कोई भी xi दोगे ना, मैं हमेशा उस xi के अंदर एक बॉल कंटेन करा दूंगा अराउंड xi. सो दिस शोज दैट ईच xi इज ओपन. ईच xi इज ओपन. और आपको पता है आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन. तो आप इसके जो भी सबसेट लोगे उनको आप सिंगलटन्स के यूनियन में लिख सकते हो. तो अगर ये ओपन होगा तो क्लियरली x1 x2 which can be thought as x1 union x2. this is also open. union of 2 open sets is again open. आंसर पे आते हैं. there exists a such that this is not open. गलत. इसके सारे ही सबसेट ओपन हो जाएंगे. आप मुझे कोई भी इसका सबसेट दोगे वो फाइनाइट होगा. तो जैसे आपने मुझे दिया, मान लो xi1 xi2 xik, मैं इसको लिख सकता हूं यूनियन j इज रनिंग फ्रॉम 1 to k सिंगलटन xij. तो दिस इज अ यूनियन ऑफ ओपन सेट, सो इट इज ओपन. सो एवरी सबसेट विल बिकम ओपन. दिस इज अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस. नाउ x इज कॉम्पैक्ट, या इट इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि आप मुझे आपका जो x है ना, वो मैं आप मुझे से कोई भी कवर दोगे उसके फाइनाइट सब कवर में जनरेट कर सकता हूं. सो जो सबसे इजीएस्ट कवर होगा वो क्या होगा? x कैन बी जनरेटेड बाय, और x कैन बी मेड बाय यूनियन i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n xi. तो ये ओपन कवर मैं आपको हमेशा दे दूंगा और ये एक फाइनाइट सब कवर है. सो दिस विल बिकम कॉम्पैक्ट. x इज नॉट कनेक्टेड ऑल्सो ट्रू, क्योंकि मैं x को लिख दूंगा
x1 यूनियन x1 कॉम्प्लीमेंट, ये आप किसी भी पॉइंट के अराउंड कर सकते हो, तो आप इसको दो डिसजॉइंट ओपन सेट से कवर भी कर सकते हो। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f फ्रॉम x टू r सच दैट f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, गलत, क्योंकि अब आपका जो f है, आप कोई भी फंक्शन लो x से r पर, अगर आप f इनवर्स ऑफ g देखोगे तो वो एक सबसेट होगा x में, तो ये हमेशा एक ओपन सेट होगा फॉर ऑल g ओपन इन r। So by the definition of continuity, inverse image of every open set is open because now x is a discrete metric space, so every function has to be continuous. So b true होगा और c true होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इजी है ना, थोड़ा लार्ज कर लेते हैं इसको। This problem says which of the following given an satisfy the following identity, limit superior of an is same as minus time limit inferior of an। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, उसका लिमिट सुपीरियर होता है सुप्रीमम ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स या सुप्रीमम ऑफ ऑल सबसीक्वेंशियल लिमिट्स, और लिमिट इंफीरियर होता है मिनिमम ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स, और यू कैन से इन्फीमम ऑफ ऑल द सबसीक्वेंशियल लिमिट्स और इन्फीमम ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो और कोई कॉन्वर्जेंट है तो उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होगा और वही उसका लिमसुप और लिमिनफ बनेगा। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए जाऊं तो फर्स्ट में लिमसुप 0 है और लिमिनफ 0 है, क्योंकि सीक्वेंस क्या है 1/n कॉन्वर्जेंट है, तो ये 0 पे कॉन्वर्ज करेगी। सेकंड में अगर आप देखो तो सेकंड जो सीक्वेंस है वो है an बराबर -1 की पावर n इंटू 1 + 1/n, तो ये जो an है ना ये कॉन्वर्ज करती है 1 पे। अगर n आप इवन साइड से जा रहे हो, -1 पे n अगर आप ऑड साइड से जा रहे हो, तो इसका जो लिमसुप होगा वो 1 होगा और लिमिनफ होगा -1, तो 1 बराबर -1 होगा, तो ये भी सॉल्व करेगा इसको और ये भी सॉल्व करेगा। सी वाले ऑप्शन में आप देखोगे कि an 1 पे कॉन्वर्ज कर रही है, तो 1 इसका लिमसुप होगा और 1 ही इसका लिमिनफ होगा, बट यहां पर लिमसुप इज नॉट इक्वल टू माइनस टाइम लिमिनफ, तो ये 1 इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा, जो लास्ट ऑप्शन है वो इंटरेस्टिंग है, उन्होंने बोला कि an इज एन एनुमरेशन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन -1 to 1, यानी कि अगर आप a1 a2 इनकी रेंज लिखोगे तो ये क्या होगी, रैशनल इंटरसेक्शन -1 to 1। तो अगर आप इसके लिमिट पॉइंट्स लिखोगे an के, अगर आप इसका डेराइव्ड साइड लिखोगे तो आपके पास आएगा, इसकी कौन से लिमिट पॉइंट होंगे -1 to 1, तो इसका जो लिमसुप होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट, और लिमिनफ होगा -1, तो यहां पर जो लिमसुप होगा वो माइनस टाइम लिमिनफ के बराबर आएगा ही आएगा, तो ये अच्छा ऑप्शन है ना, तो डी इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये मेजर थ्योरी का प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के इसमें लिया हुआ है, एक तो ये सिलेबस में है, सेकेंडली इसमें बहुत ज्यादा मेजर थ्योरी की नीड नहीं है। आपको अगर ये पता हो कि किसी भी इंटरवल की मेजर क्या होती है और काउंटेबल सेट की मेजर क्या होती है, देन वी आर रेडी टू डू दिस प्रॉब्लम। तो इनमें आपसे पूछा है लेट दिस डिनोट द इंटीजर पार्ट ऑफ x फॉर एनी रियल नंबर, यानी कि इरेक्टस इंटीजर पार्ट आपको गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव नॉन जीरो लेबेग मेजर, तो मैं यहां पे सिर्फ दो ही चीजें यूज करूंगा, आई विल यूज ओनली टू थिंग्स हियर, दैट मेजर ऑफ interval a to b is given by b minus a and measure of a countable set, और लेबेग मेजर है तो आप चाहो तो म्यू स्टार कर लो, मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज गिवन एज 0, ठीक है। तो ये दो चीजें पता है तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना, 1 by 1 चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे देखो क्या पूछा है कि वो सारे x, या इधर ही मैं लिस्ट कर दूं, पहले मैं एक यहां समझा देता हूं, वो सारे x जो 1 से इंफिनिटी से आने चाहिए और जिनकी लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x होल पावर n, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखो लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x की पावर n एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये एक इंटीजर की पावर n एज n टेंड्स टू इंफिनिटी कब एग्जिस्ट कर सकती है, या तो इंटीजर 0 बन जाए या तो 1 बन जाए, बट वो 0 और 1 के अलावा कोई भी इंटीजर बनेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कैन यू फील दैट दिस सेट इज नथिंग बट क्लोज इंटरवल 1 to ओपन 2, बेसिकली ये इसमें ना 0 वाले पॉइंट भी आ जाते हैं ना, मैं चाहता तो इसमें ऐसे भी लिख सकता था, क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 भी,
बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये आपका डोमेन में नहीं है, आपको वहीं से चूज करना है क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसलिए आई एम नॉट चूजिंग दिस वन। तो इसका जो लेबिग मेजर आएगा वो कितना आएगा, अगर मैं इस सेट की बात करूं तो ये सेट कितना है 1 to 2, तो इसका जो म्यू स्टार आएगा वो आएगा इसकी लेंथ, दैट विल बी 2 - 1, इट विल बी 1, तो इट हैज नॉन जीरो लेबेग मेजर, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट में क्या है, अब इन्होंने बी वाले में क्या करा है, वो सारे x 1 to infinity such that limit n tends to infinity ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ x to the power n एक्सिस्ट, अब इन्होंने n को अंदर डाल दिया। तो क्या आप इस सेट को ऑब्जर्व कर सकते हो, ये सेट क्या बनेगा, देखो अगर आपने x को 1 चूज करा तो 1 की पावर n कितना आएगा, क्योंकि आप x को 1 से बड़ा ही चूज करोगे। अगर आपने x को 1 चूज करा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट या 1 की पावर n हमेशा 1 आएगी, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो इसमें 1 तो आएगा ही आएगा। बट अगर आपने 1 से आगे कुछ भी डालने की कोशिश करी तो उसकी पावर n करोगे वो 2 से बड़ा हो जाएगा, फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो 1.1 लिया, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 1.21, फिर ये 1 से बड़ी क्वांटिटी होगी ना, इसकी पावर जो n होगी ना ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये आपको कभी भी एक इंटीग्रल फिक्स नहीं मिलेगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन वन आएगा, और सिंगलटन वन एक काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट की मेजर कितनी होगी 0, तो जो बी ऑप्शन है वो क्या है सिंगलटन वन एंड इट हैज मेजर 0, म्यू स्टार ऑफ सिंगलटन वन इज 0, तो ये गलत ऑप्शन है, बिकॉज वी आर सीकिंग फॉर द सेट विच हैव नॉन जीरो लेबेग मेजर। सी ऑप्शन जो है अब सी ऑप्शन में आपसे देखो पूछा गया है वो सारे x जो 1 से इंफिनिटी से हैं जिनकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की पावर n एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ पे n इंटू सम जीरो क्वांटिटी है, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक तो नहीं होगा। तो अब x को चूज कर सकते थे क्लोज जीरो से ओपन वन तक, बट क्लोज जीरो से ओपन वन यहाँ पे है नहीं, सो कैन यू फील दैट दिस सेट इज एम्प्टी सेट एंड एवरी काउंटेबल सेट हैज मेजर 0, तो इसका मेजर 0 है, तो ये भी नहीं अपने काम का। लास्ट में क्या है वो सारे x जिनकी लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस x की पावर n से एग्जिस्ट करेगी, तो यहां पर आप x को क्या चूज कर सकते हो सो दैट आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। अगर आपने यहां भी देखोगे तो 1 से लेकर 2 तक बनेगा, क्योंकि जैसे ही आप x को 1 से लेकर 2 तक लोगे, जैसे आपने 1 लिया है ना, तो 1 पे ये 0 हो जाएगा, और 1 से आगे आप जैसे लोगे, जैसे सपोज करो आपने 1.5 लिया, तो 1 माइनस 1.5 कितना होगा 0.5, उसका इंटीग्रल पार्ट 0 आ जाएगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा। क्या 2 से बड़ा आप ले सकते थे, फॉर एग्जांपल 3, जैसे आप मान लो आपने 2 रखा होता है यहाँ पे, तो 2 पे इसका इंटीग्रल पार्ट -1 आ जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका लेबिग मेजर नॉन जीरो है, तो डी भी ट्रू है, तो ए ट्रू हो जाएगा और डी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी आसान है ना, अभी हम ऑप्शन मार्क कर लेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखो आपको 3 ऑप्शंस गिवन है ना, 3 स्टेटमेंट्स गिवन है S1, S2 एंड S3, एंड वी नीड टू फाइंड कि इनमें से कौन सा सही है। सो S1 स्टेटमेंट पे आता है ना, S1 में क्या है, ओके ये हिंदी पार्ट आ गया ना, इंग्लिश पार्ट ले आता, रुको, दिस इज द इंग्लिश पार्ट। S1 is consider the following assertions, S1 is e power cos t is never equal to e power 2022 sin t। तो देखते हैं कि ये कब बराबर आएगा ना, e की पावर cos t कब बराबर होगा e की पावर 2022 sin t के, जब आप log लोगे तो आपके पास आएगा cos t is equal to 2022 sin t, तो यहां से आपके पास आएगा tan t is equal to 1/2022। क्या tan t और 1/2022 के पास कोई सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन मैं कैसे दूंगा, 10 का ग्राफ बना के, और ग्राफ कहां से बनाऊंगा 0 से लेकर के पाई में, तो ये मेरा पॉइंट 0 हो गया, ये पॉइंट मेरा मान लो आप 10 पाई 0 होता है,
मुझे यहां तक ग्राफ लेना। आप देख सकते हो tan t जो है ना वो ऑन टू फंक्शन है 0 से पाई के अंदर, बस 0 ही तो वैल्यू नहीं लेगा, 0 के अलावा तो सारी वैल्यू लेगा ये। तो 1/2022 भी लेगा। आप मुझे कोई दोगे, जैसे आपने दिया मुझे यहाँ पे 1/2022, तो इसकी प्री इमेज क्या होगी, मैं ऐसे जाऊंगा यहाँ पे आऊंगा, तो ये जो मेरा x पॉइंट होगा ना, दिस tan x विल बी माई 1/2022, और ये 0 से पाई के अंदर ही आएगा निश्चित। तो ये एक ट्रू असर्शन है, दे आर गिविंग फॉल्स, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट because I can give you some t for which I am having this as a true statement. Second one क्या है, for each x positive there exists a t in 0 to x such that x is equal to log base e 1 plus x e power t। और उससे पहले s3 पर आते हैं। s3 क्या है, e power sin x is less than or equal to। तो अगर आप s3 को देखोगे तो क्या है, हम जानते हैं कि sin x का जो मॉड होगा वो हमेशा मॉड x से तो छोटा और बराबर ही होगा। तो यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक इंक्रीजिंग मैप है। जब आप किसी भी फंक्शन पे एक्सपोनेंशियल मैप लगाओगे तो इंक्रीजिंगनेस की वजह से वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो दिस विल इंप्लाई e पावर मॉड sin x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू e पावर मॉड x। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो s1 इज फॉल्स, s3 इज ट्रू। अगर मैं s2 की बात करूं तो ये आपको आई होप समझ में आ गया हो, तो लेट मी कम टू s2। S2 में पूछा फॉर ईच x पॉजिटिव, फॉर ईच x पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ t इन 0 to x सच दैट x बराबर log बेस 1 प्लस x e पावर t। ठीक है, इसमें आप एक चीज ये समझ सकते हैं, ये हमेशा जो होगा x e की पावर t से छोटा और बराबर ही होगा, यस और नो। ये इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई पावर टी, क्योंकि अगर मैं आपको लॉग का ग्राफ दिखाऊं तो ये एक्सपोनेंशियल, ये y बराबर x लाइन, ये लॉग। तो लॉग x हमेशा x से छोटा होता है और e की पावर x इन सबसे बड़ा होता है, और x जो है वो बीच में लाई करता है ना। तो हमें ये चाहिए, तो यहां से आप देखोगे अगर मैं दोनों साइड ई पावर लगाऊंगा तो e पावर x will be same as 1 plus x e power t। तो आपके पास आएगा e power x minus 1 बराबर x e power t। तो यहां से आपके पास आएगा t बराबर log of e power x minus 1 by x। तो आपके पास ये सरवाइव करेगा। ठीक है, तो ये जो t होगा ना ये हमेशा लेस देन x होगा और पॉजिटिव होगा, ये इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये लॉग जो है 1 से बड़ा है ना। अगर आप इसका एक्सपेंशन ओपन करते हो, जैसे आपने लिखा e की पावर x माइनस के 1 बाई एक्स, तो e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आपके पास x से डिवाइड होगे, 1 से 1 काटोगे तो आपके पास बचेगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, x बाई 2। एक सेकेंड थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता हूं मैं। तो 1 से 1 कटेगा, x डिवाइड होगा तो 1 प्लस के x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर x पॉजिटिव है तो ये पक्का एक 1 से बड़ी क्वांटिटी है, और 1 से बड़ी क्वांटिटी होगी तो लॉग हमेशा पॉजिटिव होगा, तो योर t विल बी अ पॉजिटिव नंबर। और ट्राई टू प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज बीटन बाय x, ये x से छोटी है, दिस इज स्मॉलर देन x। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, ये आपको पता है कि आप इस फंक्शन को और इस फंक्शन को कंपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल व्हाट यू विल डू, आप एक फंक्शन को fx मानोगे log e पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, which is also same as log e power x माइनस 1 माइनस के log x, और एक फंक्शन को आप मानोगे gx बराबर x, एंड दिस इज योर होमवर्क टू शो योर gx इज बीटन बाय x। आप शो करोगे ये फंक्शन इससे हमेशा
बड़ा होगा। कैसे शो करोगे वो आपको पता है ना। सो दिस आई एम लीविंग इट टू यू। तो इसमें S2 भी ट्रू स्टेटमेंट है और S3 भी ट्रू है। तो ऑप्शंस पे अगर मैं जाऊंगा तो only S1 is true, no. Only S3 is no. Only S1 and S2, no. एक सेकेंड। तो S2 and S3, this is the correct answer. So D will be the correct answer. Only S2 and S3. Next question, interesting one. अब इस क्वेश्चन में आपसे जो दो चीजें पूछी है उसको एक बार निकालते हैं। फंक्शन आपके पास डिफाइन है। पहला क्या है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए आप क्या करोगे, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड टू 0 0 एफ एक्स वाई। अगर ये मैच कर गया एफ 0 0 से, तब तो हम इसको बोल देंगे कि ये जो फंक्शन होगा ये एक कॉन्टिन्यूअस मैप होगा। तो इसको मैं अगर ऐसे करके देखूं या फिर इसमें पोलर कोऑर्डिनेट यूज करूं, r टेंड्स टू 0, तो मेरे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय आर कॉमन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। तो आप देखोगे कि ये पूरी ही क्वांटिटी एक बाउंडेड क्वांटिटी है और बाउंडेड इनटू 0 कहां पे जाता है, 0 पे। तो ये हमेशा ही 0 हो जाएगा जो मैच करेगा f 0 0 से। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0। तो इसको चेक कर लेते हैं ना, डेल एफ ओवर डेल एक्स एट 0 0। कैसे चेक करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h comma 0 minus k f 0 0 divided by h. It will be limit h tends to 0 h comma 0 फंक्शन क्या होगा, h स्क्वायर साइन 1 by h डिवाइड बाय h, क्योंकि f 0 0 तो 0 हो गया। एक ऐसे एक h कटेगा तो ये कहां पे जाएगा, 0 पे, क्योंकि h इंटू साइन 1 by h 0 पे जाएगा एज h टेंड्स टू 0 बिकॉज बाउंडेड इंटू 0 गोज टू 0। तो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और इन्होंने क्या बोला कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एक गलत स्टेटमेंट होगा। द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर गया, तो निकाल भी सकते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव मैं निकाल देता हूं। सो इफ आई डिफाइन डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो x माइनस वाई के स्क्वायर को रोकते हैं, साइन का करेंगे cos 1 बाई एक्स माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस वाई का करेंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई को रोकेंगे 1 का 0 और ये आएगा माइनस के 1 प्लस 2 x माइनस के वाई साइन 1 बाई एक्स माइनस वाई। ये कब आएगा, जब जब आपका x y के इक्वल नहीं है। और 0 पॉइंट पे क्या आ रहा था, 0 ही आ रहा था। तो जब जब आप x को y के इक्वल ले रहे हो तो पार्शियल डेरिवेटिव इज 0। तो आप देखोगे कि ये पार्ट इससे कटेगा, तो ये वाला तो कॉन्टिन्यूअस है बट ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। cos 1 अपॉन x माइनस वाई ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है 0 0 पर। सो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, द पार्शियल डेरिवेटिव इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। Cool. तो the partial derivative of x is continuous at 0 0, no. ऑप्शन डी, f is differentiable at 0 0। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए जो मैं डेफिनेशन स्टैंडर्ड यूज करूंगा उसी को मैं आपको समझा सकता हूं। तो f 0 0 प्लस h1 h2 माइनस के f 0 0 माइनस के Jacobian matrix at h1 h2 is equal to r of h. It is called remainder term. So we say f is differentiable if rh by h as limit h tends to 0 is 0. अगर ये एरर टर्म आपका 0 पे जाएगा then only we say द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो यहां पर मैं सारी चीजें निकालता हूं। तो जैकोबियन मैट्रिक्स जो मेरा होता है वो होता है ग्रेड एफ एट 0 0, क्योंकि मेरे पॉइंट 0 0 है।
तो मुझे यहाँ पे डेल एफ ओवर डेल वाई की नीड पड़ेगी, तो डेल एफ ओवर डेल वाई निकाल लेते हैं. इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 comma h minus f00 by h. लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 comma h रखूंगा तो मेरे पास आएगा h का स्क्वायर साइन 1 by माइनस का h by h. इट विल अगेन बी 0 क्योंकि बाउंडेड इनटू 0 गोज टू 0. तो मेरा जो जैकोबियन मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 0, 0 मैट्रिक्स. अब मैं इस RH by H को चेक कर सकता हूं ना, तो पहले RH निकाल लेते हैं. RH1, H2 कितना होगा आपका? f of H1 H2 माइनस F00 माइनस के जैकोबियन H1 H2. तो ये आपके पास आएगा H1 माइनस H2 का स्क्वायर साइन 1 by H1 माइनस H2. F00 0 है, जैकोबियन मैट्रिक्स ये 0 0 और ये H1 H2. तो ये आपके पास आ गया. अब आप चेक करते हैं R of H1, H2 बाय इसका नॉर्म एज लिमिट h टेंड्स टू 0. तो इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग h 0 पर जाए, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 पर जाए. तो ये आपके पास हो गया H1 माइनस H2 का स्क्वायर साइन 1 by H1 माइनस H2 ओवर इसका नॉर्म कितना होगा h का? स्क्वायर रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर. यहां पर आप यूज कर सकते हो पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो इट विल बी सेम एज लिमिट r टेंड्स टू 0. यहां से r स्क्वायर कॉमन आएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर. यहां से साइन 1 by r cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय r. एक r से एक r कटेगा. यू कैन फील कि r जो है 0 पे जा रहा है और बाकी ये पूरा बाउंडेड है, तो इसको 0 पे जाना पड़ेगा. तो आपका जो RH by h की लिमिट है, as h approaches 0, this limit is 0. So this function is differentiable at 0 0. तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल है. ठीक है, तो दिस f is differentiable at 0 0. ठीक है, तो ये अच्छा प्रॉब्लम है. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं ना. ये क्वेश्चन आसान प्रॉब्लम है ना. देखो आपको पूछा है लेट a comma b belongs to R such that a less than b, let f from a to b is continuous function, which of the following are true. अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि इफ f is uniformly continuous, अज्यूम करते हैं let f is uniformly continuous. ठीक है, then there exists alpha bigger than or equal to 0 and beta bigger than or equal to 0 satisfying this property. तो हमें पता है कि जो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, यूसी फंक्शन मैप्स बाउंडेड सेट्स टू बाउंडेड सेट्स. तो अगर आप देखोगे fx माइनस fy इज विल बी लेस देन और इक्वल टू fx प्लस fy का मॉड. फंक्शन बाउंडेड है तो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू m प्लस लेस देन और इक्वल टू m, तो इट विल बी 2m. कैन आई राइट दिस एज अ दिस इज फर्दर लेस देन और इक्वल टू 2m प्लस अल्फा टाइम्स मॉड x माइनस y, क्योंकि m एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि ये इसके मॉडुलस का बाउंड है. तो कैन यू फील दैट हियर आई कैन अज्यूम दिस टू बी अ बीटा क्वांटिटी एंड अल्फा आप कोई भी नॉन नेगेटिव ले लो, एवरी अल्फा विल वर्क. आप अल्फा को 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो आपका मन करे ले लो. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो यहां पे सिर्फ एक ही चीज का यूज हो रहा है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैप्स बाउंडेड सेट्स टू बाउंडेड सेट्स. ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूटी में नहीं होती. ऑप्शन बी, for every CD such that CD is a continent AB, if f restricted to CD is uniformly continuous, then f is uniformly continuous.
आपको एक चीज पहले से पता है कि देखो, अगर कोई फंक्शन कॉम्पैक्ट डोमेन पर कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. सो इफ फॉर एवरी सी डी सच दैट सी डी इज अ सबसेट ऑफ ए बी, तो सी डी तो अपने अपने कॉम्पैक्ट डोमेन है, तो कॉम्पैक्ट डोमेन में तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा. आप नहीं भी दोगे तब भी होगा. तो क्या इसकी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी से मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बोल सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट से. आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो ए बी पर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं हो. तो बी के लिए यू टेक दिस एग्जाम्पल. आप एफ को ले लो, ओपन 0 1 से लेकर के आर पे एफ एक्स बराबर 1/x. तो ये कॉन्टिन्यूस है बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जीरो के नेबरहुड में ये बाउंडेड नहीं है. तो 0 1 बाउंडेड है बट ये बाउंडेड को बाउंडेड में मैप नहीं करता, तो दिस इज नॉट यूसी. बट आप इसको किसी भी कॉम्पैक्ट डोमेन पर रेस्ट्रिक्ट करोगे तो ये कॉन्टिन्यूस तो रहेगा, और कॉन्टिन्यूटी ऑन कॉम्पैक्ट डोमेन बिकम्स यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी. तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां से हमारा कुछ भला नहीं हो रहा. ये तो वैसे भी जनरली ट्रू है, आप नहीं भी दोगे तब भी क्या है. ऑप्शन बी, इफ एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस. ये इंटरेस्टिंग बना है. देखो, आपका फंक्शन एफ डिफाइन है ओपन इंटरवल ए बी से लेकर के आर पे, जो कि कॉन्टिन्यूस है. अगर आपने मुझे दिया कि एफ बाउंडेड हुआ, और दूसरा आपने मुझे दिया कि एफ इज मोनोटोन हुआ, मुझे आप मोनोटोन दे दो तब भी मैं अपना काम चला दूंगा. तो मोनोटोन और बाउंडेडनेस, हियर यू कैन फील दैट कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स एग्जिस्ट एंड फाइनाइट बिकॉज ऑफ बाउंडेडनेस, एंड फाइनाइट बिकॉज ऑफ बाउंडेडनेस. क्योंकि आपको पता है मोनोटोन फंक्शंस की एंड पॉइंट पर लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करते हैं. तो इन्होंने उसको देखो कैसे कनेक्ट करा है. जब आप प्रूफ करते हो ना कि एवरी मोनोटोन फंक्शन हैज एट मोस्ट काउंटेबली मेनी डिसकंटिन्यूटीज, तो ये उसी का लॉजिक है. आपको पता है मोनोटोन फंक्शन की एंड पॉइंट पर लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है. सेम लॉजिक फॉर दिस. लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहां पे a प्लस आएगा, यहां पे b माइनस. दिस एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट बिकॉज ऑफ बाउंडेडनेस. अगर आप बाउंडेडनेस लूज कर दोगे ना तो ये ट्रू नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 1/x, ये मोनोटोन है बट बाउंडेड नहीं है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती फाइनाइटली. तो एक स्टेटमेंट और मैं लिख रहा हूं, आई होप यू कैन कनेक्ट. f from ab to r is continuous, then f is uniformly continuous if and only if limit x tends to a plus fx and limit x tends to b minus fx both exist finitely. तो यहां पे फाइनाइटली इंपॉर्टेंट है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा अगर आप मुझे मोनोटोनिसिटी दोगे. मे नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप मोनोटोन दे दो, मेरा काम बन जाएगा. ऑप्शन डी, इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस देन इट मैप्स कॉची सीक्वेंसेस टू कॉची सीक्वेंसेस. ये तो होता ही है ट्रू. अगर कोई भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो हमेशा कॉची सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस में मैप करता है. इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगेन इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल. इनको मैं बोनस बोलता हूं क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपको पता होता है चेक कैसे करने हैं. तो चलो वन बाय वन करते हैं. लेट एफ इज एक्स वाई इज गोइंग टू एक्स पावर 1/3 y पावर 1/3. द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एग्जिस्ट एट 0 0 इन सम डायरेक्शन. तो आप चेक करो डी यू एफ एट 0 0, डायरेक्शन हम बाद में निकालेंगे. तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f of 0 0 प्लस h टाइम्स u को आप मान लो u1 u2 माइनस f 0 0. तो इसको बोला जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ u. जो u होता है वो जनरली एक यूनिट वेक्टर होता है. तो h u1 h u2 0 0 पर वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी बाय h. तो ये आपके पास निकल के आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर 2/3 u1 की पावर 1/3 u2 की पावर 1/3 डिवाइड बाई h. अब आप सोचोगे कि सर ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने u1 या u2 किसी एक को 0 कर दिया तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा. सो यू कैन से दिस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ either u1 is 0 और u2 is 0. तो आप x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो ये एग्जिस्ट करेगा, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा. यानी कि
पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि u1 जीरो करोगे तो y डायरेक्शन में आ जाएगा और u2 जीरो करोगे तो x डायरेक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। सो ऑप्शन क्या है? द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट एट 0 0 इन सम डायरेक्शन। हाँ, तो सम डायरेक्शन आई कैन गिव यू 0 1 ले लो, 1 0 ले लो, है ना, इस टाइप के डायरेक्शंस आप चूज कर सकते हैं। द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, गलत, क्योंकि देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव 1 0 की डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव भी तो वही होता है। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो सेम आ जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स एट 0 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ 0 0 बाय एच। एच 0 का मतलब क्या होगा? 0 ही तो होगा, क्योंकि अगर एक भी कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। एफ इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है, लिमिट आर टेंड्स टू 0, यहां पर आप पोलर कोऑर्डिनेट रखोगे तो क्या आएगा, आर की पावर 2/3 कॉस की पावर 1/3 थीटा साइन की पावर 1/3 थीटा। क्लियरली इट इज 0 एंड दिस मैचेस विद एफ 0 0, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें मेहनत करनी होगी। तो सेम लॉजिक, पहले मुझे निकालने पड़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, ये अभी अभी आपने निकाला, आप चेक कर सकते हो कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी आपका 0 ही आएगा। तो अब मुझे क्या चेक करना है पार्शियल डेरिवेटिव के लिए? पहले मुझे अपना r h1 h2 निकालना पड़ेगा। रिमाइंडर, इट विल बी f ऑफ 0 0 प्लस h1 h2 माइनस f 0 0 माइनस के जैकोबियन मैट्रिक्स। जैकोबियन मैट्रिक्स का मतलब होता है डेल एफ ओवर डेल एक्स एट 0 0, डेल एफ ओवर डेल वाई एट 0 0। बेसिकली यही मेरा डेरिवेटिव बनता है अगर एग्जिस्ट करता है तो, h1 h2, तो ये आएगा h1 पावर 1/3 h2 पावर 1/3, 0 0 पर वैल्यू 0 और ग्रेडियंट वेक्टर 0 है, तो ये होगा 0, ये होगा 0 0 h1 h2। तो बेसिकली आपके पास एट लास्ट कितना आएगा, h1 पावर 1/3 h2 पावर 1/3। अब चेक कर लेते हैं वो लिमिट, दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 RH अपॉन h, या फिर नॉर्म h कर लो, तो ये आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी कि h1 h2 टेंड्स टू 0 10 to 0 0। तो ये आपके पास आएगा h1 पावर 1/3 h2 पावर 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर। पोलर कोऑर्डिनेट में ले जाओगे तो लिमिट r टेंड्स टू 0 r पावर 2/3 cos 1/3 थीटा sin 1/3 थीटा डिवाइडेड बाई r। तो क्लियरली ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर आर्बिट्री वैल्यूज ऑफ थीटा, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये 0 आती तभी मैं कह सकता था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम था इस बार का ना। क्लियरली इसको आप an को ऐसे लिख सकते हो ना, 1/n बाहर लगा लो, 1/n की पावर अल्फा प्लस 2/n की पावर अल्फा प्लस n/n की पावर अल्फा। ठीक है, तो अगर आपको लिमिट लिखनी होती तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 1 to n k/n पावर अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम को जब आप एक्सप्रेस करते हो तो दिस सम विल बी कन्वर्टेड टू इंटीग्रल, तो इट विल बी x पावर अल्फा dx। तो यहां से आंसर आएगा आपके पास 1/अल्फा प्लस 1। सबसे इजी प्रॉब्लम 4.75 मार्क्स में, तो 1/अल्फा प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब ये देखो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट मतलब आपको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे आप इसके मतलब ऑप्शंस को टिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट ओमेगा इज अ union I is running from 1 to 5 I to I plus 1 which is a subset of R and f from omega to R be differentiable function such that derivative is 0 for all x in omega। अब जो ओमेगा है ना वो कनेक्टेड सेट नहीं है, तो मैं f को कांस्टेंट नहीं बोल सकता,
तो मैं ये बोल सकता हूं, देखो एफ जो है वो डिफाइन कैसे, 1 to 2 यूनियन, 2 to 3 यूनियन, 3 to 4 यूनियन, 4 to 5 यूनियन, 5 to 6 to R B such that डेरिवेटिव इज 0 फॉर ऑल x इन ओमेगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं माई एफ एक्स विल बी C1 for all x belongs to 1 to 2 will be C2 for all x belongs to 2 to 3. These C1, C2 may be same, may be different. We don't mind. तो f के पास मैक्सिमम 5 पॉइंट्स हो सकते हैं रेंज में, है ना, और यहां पर ये डोमेन जो है वो डिस्कनेक्टेड डोमेन है। इफ G is continuous then GOF is a compact set। देखो अब G आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, G इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अगर आप GOF देखोगे तो अगर आप इसे ओमेगा पे निकालोगे तो F के पास कितनी वैल्यूज है, मैक्सिमम 5 वैल्यूज। तो G के पास कितनी वैल्यूज हो सकती है, G कैन बी G ऑफ C1, G ऑफ C2, G ऑफ C3, G ऑफ C4, G ऑफ C5। तो मैक्सिमम ये 5 पॉइंट हो सकते हैं। तो क्लियरली अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड एंड इट इज आल्सो बाउंडेड। तो R के अंदर क्लोज एंड बाउंडेड जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा R के अंदर। तो दिस विल बिकम ट्रू स्टेटमेंट। If G is differentiable and G dash is positive for all x, then GOF has precisely 5 elements। अगर मैं B ऑप्शन की बात करूं तो मैं यहां को चूज कर लेता हूं gx बराबर x और f को चूज कर लेता हूं मैं आइडेंटिकली जीरो फंक्शन। तो अगर f मेरा आइडेंटिकली जीरो है ना तो मेरा GOF जो होगा ना, क्योंकि f आइडेंटिकली जीरो है और g की वैल्यू 0.0 तो GOF मेरा आइडेंटिकली जीरो होगा। तो ये गलत स्टेटमेंट। इफ G is continuous and surjective then GOF is GOF इंटरसेक्शन रैशनल इज नॉट एम्प्टी। तो सी ऑप्शन में अगर मैं देखो gx को चूज कर लूं x फॉर ऑल x और f को चूज कर लूं मैं fx बराबर √2 फॉर ऑल x, तो होगा क्या, जब मैं GOF निकालूंगा ना तो GOF मेरा कांस्टेंट √2 आ जाएगा और √2 को रैशनल के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो एम्प्टी यही आएगा। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, इफ G इज डिफरेंशिएबल देन e पावर x x बिलोंग्स टू GOF। अब देखो GOF में कितने पॉइंट आ रहे हैं, मैक्सिमम 5 पॉइंट। तो ये क्या होगा ना, हैज मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स। तो इसके पास मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्या कोई 5 एलिमेंट का सेट कोई इंटरवल कंटेन कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो ये क्या है, इफ G इज डिफरेंशिएबल देन e पावर x सच दैट x बिलोंग्स टू GOF ओमेगा डज नॉट कंटेन एनी नॉन एम्प्टी ऑपरेटर। तो एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने सेशन का। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ रिपीटेड प्रॉब्लम। दिस इज अ रिपीटेड प्रॉब्लम। मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैंने NBHM 2021 दिया था, निकाला था। तो ये NBHM PhD 2021 का रिपीटेड प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका जो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करोगे वहां से सोच सकते हो। देयर इज वन मोर वे दैट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन हाई नहीं होगी आप इसको नहीं सोच पाओगे। तो अगर मैं इस तरीके से जाके देखूं, पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट दिस हैपेंस, तो मुझे cos x माइनस cos y, अगर मैं यहां पे यूज करूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सो इट विल बी 2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2। अब मुझे x माइनस y को डेल्टा बनाना है तो मैं इसको लेता हूं लेस देन और इक्वल टू 2 sin x minus y by 2। Clearly this is less than or equal to 2 times modulus of x minus के y, और I want this quantity to be lesser than √2। अरे अरे अरे, ठीक है। So I want to make this as a less than √2 quantity। So clearly this is less than or equal to 2 times sin mod x minus के y by 2। ठीक है, आप ही लगा देते।
So I want to make this by less than the root 2. But this quantity you can feel साइन में मेरे पास जो डिस्टेंस आएगा इसको मैं ऐसे चाहूं या फिर साइन मॉड x माइनस के y बाई 2 को चाहूं 1 बाय रूट 2 से लेस, बात एक ही है। बट साइन की जो डिस्टेंस है वो 1 बाय रूट 2 छोटी कब आएगी? जब आई विल एक्सपेक्ट कि मेरा मॉड x माइनस y बाई 2 छोटा हो पाई बाई 4 से। अब पाई बाई 4 से बड़ा भी ले सकते हो बट उसमें ये डेल्टा काम नहीं करेगा, आई विल शो यू। तो यहां से आपके पास आएगा कि मॉड x माइनस के y शुड बी लेस देन पाई बाई 2। तो अगर आप इसको पाई बाई 2 से छोटा लोगे ना तो ये गारंटीड है कि ये रूट 2 से छोटा ही आएगा। तो आपके मन में आंसर कौन सा था? डी। दिस इज वन वे। अगर आप पाई बाई 4 से बड़ा लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे मान लो यू हैव चूजन सपोज 5 पाई बाई 4, तो अगर आप ऐसे पॉइंट लोगे तो मैं एक्स वाई ऐसे दे दूंगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने मुझे दिया कि आप डेल्टा को चूज करो 5 पाई बाई 4, जैसे मैंने यहाँ पे पाई बाई 4 लिया ना, अगर आपने 5 पाई बाई 4 लिया होता तो मैं यहाँ पे आपको बोलता कि आप एक्स को चूज करो, आप एक्स को चूज करो 5 पाई बाई 4। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x फॉर 1 सेकेंड। तो मैं आपको बोलता एक्स को चूज करो पाई बाई 4 और वाई को चूज करो 3 पाई बाई 4। तो इससे क्या होता कि जब आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालते पाई बाई 4 माइनस के 3 पाई बाई 4, तो ये आपके पास आता पाई बाई 4। ओके नहीं, ये काम नहीं करेगा, कुछ और चूज करना पड़ेगा। सपोज एक्स को चूज करते हैं अपन 5 पाई बाई 4, ठीक है। ये चाहिए मुझे माइनस में पाई बाई 4 2 पाई बाई 4, या ठीक है फाइन, इट्स फाइन। वाई को मैं लेता 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो अगर आप इनका डिस्टेंस देखते हैं मॉड एक्स माइनस का वाई, तो ये आपके पास आता, इसको मैं पाई बाई 4 कर रहा हूं ना, तो पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, तो ये आपके पास आता 3 में से बन जाएंगे तो 2 पाई बाई 4, ये आपके पास आता पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 छोटा होता 5 पाई बाई 4 से, पाई बाई 2 छोटा होता 5 पाई बाई 4 से, बट आप लगाते कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 4, तो ये वैल्यू आपके पास आती है 1 बाई रूट 2 प्लस के 1 बाई रूट 2 विच इज रूट 2। तो ये रूट 2 से छोटी तो नहीं है ना, तो इसलिए आपको ये पाई बाई 4 ही चूज करना पड़ेगा। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो पाई बाई 2 आएगा। देयर इज वन मोर आइडिया जो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली हो क्या रहा है, दिस इज हाउ आई थॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल। जब आप cos x को ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। cos x इस तरीके से होगा। अब आपको क्या करना है कि मॉड x माइनस वाई को चूज करना लेस देन डेल्टा, और cos x माइनस के cos y की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम रूट 2 होनी चाहिए। तो आप y x, क्योंकि cos x की वैल्यू का डिफरेंस है, तो आप कोई भी दो लाइन बना लो जिनके बीच का डिस्टेंस रूट 2 हो। तो सपोज आपने एक लाइन बनाई ये वाली और एक लाइन बनाई ये वाली, और ये इस तरीके से बनाइए कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, रूट 2 है। अब इन लाइन को आप ऊपर कर लो नीचे कर लो, cos से बाहर नहीं जाने चाहिए और इधर भी cos से बाहर नहीं जाने चाहिए। बस आपकी जो मॉड x माइनस वाई है वो उसमें डेल्टा कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो जब आप इन लाइन को ऊपर या नीचे करोगे ना, तो यहां पर एक सिचुएशन आपको ऐसी मिलेगी कि यहां पर एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी कि आप एक जगह x को पाई बाई 4 चूज करोगे, ठीक है, और y को चूज करोगे आप 3 पाई बाई 4।
तो ये पॉइंट देखो, इन पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। पाई बाई 4 यहां पर आएगा, 3 पाई बाई 4 समथिंग यहां पर आएगा। तो आपको ये पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, क्योंकि जब देखो ये आप जब आगे लेके जाओगे, थ्री पाई बाई 4 पॉइंट यहीं पे अराउंड आएगा, क्योंकि 3 पाई बाई 4 ये पॉइंट है, तभी तो इनके बीच का डिस्टेंस √2 आ रहा है। तो कॉस आप पाई बाई 4 निकालोगे, कॉस पाई बाई 4 माइनस के कॉस 5 पाई बाई 4, अगर आप 3 पाई बाई 4 सॉरी निकालोगे तो आपके पास √2 आ रहा है। तो आपको पता है कि ये लाइन √2 बराबर, आप इस लाइन को ऊपर लाओ चाहे नीचे लेके जाओ, कहीं पे भी लाते रहो। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये पाई बाई 2 डिस्टेंस है। अब आप इसको आगे करोगे तो पॉइंट कॉन्जिक्यूटिवली आगे खिसकेंगे, ऊपर करोगे तो पॉइंट पीछे की तरफ खिसकेंगे। तो अगर आपने डेल्टा को पाई बाई 2 से कहीं से भी बड़ा लिया, जैसे आपने इस डोमेन में इससे बड़ा लिया होता, तो मेरा पॉइंट इसको मैं लेफ्ट पे करता, इस पॉइंट को मैं राइट पे करता, तो मेरी डिस्टेंस √2 को बीट कर जाती। इसका मतलब कि जो आपका डेल्टा होगा ना, वो पक्का छोटा होगा पाई बाई 4 माइनस के 3 पाई बाई 4 से। सॉरी, डेल्टा को आप इतना ही चूज कर सकते हो, तो आप दिस डेल्टा कैन बी चूज है, ठीक है। तो ये एक और ऑब्जर्वेशन है। आई होप आपको सारे सोल्यूशन समझ में आए होंगे। फर्दर आपको लगे कि किसी भी सोल्यूशन में कोई भी डाउट है, यू नीड फर्दर असिस्टेंस और हेल्प इन एनी सोल्यूशन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर giving your precious time. Goodbye. Good luck for your exam.